आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट्स में से एक यानी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत ने अपने पहले स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के लिए एक ऐसी टाइमलाइन तय करी है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अब सोचिए, जहां अमेरिका को F-35 के पहले प्रोटोटाइप को उड़ाने में तकरीबन 5 साल लगे थे, तुर्की के कान फाइटर जेट को पहली उड़ान तक पहुंचने में 8 साल लगे थे, तो वहीं भारत अब सिर्फ 30 महीने में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। तो क्या ये वास्तव में संभव है? क्या भारत दुनिया को चौंकाने वाला है, या फिर इतनी आक्रामक समय सीमा आगे चलकर नई चुनौतियां पैदा कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम में आखिर क्या नया हुआ है, कौन कौन सी कंपनियां दौड़ में हैं, भारत ने इतनी छोटी टाइमलाइन क्यों तय की है, और क्या वास्तव में ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, पहले समझते हैं कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। एमका यानी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। ये केवल एक नया फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन भी होगा। इस विमान से कई अत्याधुनिक तकनीकें निकलेंगी, जैसे कि इसमें हमें स्टेल्थ डिजाइन देखने को मिलेगी, इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, एडवांस सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, एआई आधारित मिशन सिस्टम देखने को मिलेंगे, अत्याधुनिक ईसा रेडार देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। यानी ये विमान केवल दुश्मन को मारने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को पता चले बिना उसके इलाके में प्रवेश करने के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। आज दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान है। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 है, चाइना के पास J-20 है, रूस के पास Su-57 फैलन है, और भारत इस क्लब में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा चुका है। हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यानी आडा ने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। इस आरएफपी का उद्देश्य है एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 5 उड़ान योग्य प्रोटोटाइप को तैयार करना, साथ ही एक स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमेन बनाना। और यही वो चरण है जहां भारत पहली बार निजी उद्योग को इतने बड़े फाइटर जेट कार्यक्रम में केंद्रीय भूमिका देने के बारे में विचार कर रहा है या प्रदान कर रहा है। ये भारतीय रक्षा उत्पादन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक लड़ाकू विमान निर्माण का मुख्य दायित्व हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के पास ही रहा है। अब इस रेस में कौन कौन सी कंपनियां हैं? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 3 प्रमुख समूहों को शॉर्टलिस्ट किया है। पहला है लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कंसोर्टियम, दूसरा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, और तीसरा है भारत फोर्ज और BEML का कंसोर्टियम। इनमें से एक समूह को एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के शुरुआती प्रोटोटाइप विकसित करने का मौका मिलेगा। यानी भारत के निजी क्षेत्र के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा एरोस्पेस अवसर हो सकता है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि टाइमलाइन, इसी को लेकर तो मेन बहस चल रही है। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है और चर्चा का कारण भी इसीलिए है क्योंकि इसकी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो बहुत एग्रेसिव है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो टाइमलाइन तय करी है वो बहुत आक्रामक मानी जा रही है। योजना के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 24 महीने के भीतर जो पहला प्रोटोटाइप है ये रोल आउट हो जाना चाहिए। यानी 2 साल में जो पहला प्रोटोटाइप है ये रोल आउट हो जाना चाहिए और सिर्फ 30 महीने के भीतर उसकी पहली उड़ान भी हो जानी चाहिए। इसके बाद P2 यानी दूसरा प्रोटोटाइप की उड़ान 37 महीने में, P3 यानी तीसरे प्रोटोटाइप की उड़ान 46 महीने में, P4 यानी चौथे प्रोटोटाइप की उड़ान 52 महीने में, और P5 की उड़ान 64 महीने में हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि सभी प्रोटोटाइप मिलकर कुल 1800 उड़ान परीक्षण केवल 84 महीने में पूरा करेंगे। यानी 1800 जो शॉर्टीज हैं, टेस्ट शॉर्टीज जो हैं, ये 84 महीने में पूरा करना होगा इन्हें। यानी लगभग 7 वर्षों में पूरा जो फ्लाइट टेस्ट कार्यक्रम है वो समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहीं से जो बहस है वो छिड़ गई है। दरअसल इसकी तुलना इस समय दुनिया के बड़े प्रोग्राम्स में की जा रही है, जहां पर कहानी दिलचस्प हो जाती है थोड़ा, क्योंकि जब हम एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइमलाइन की तुलना दूसरे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, F-22 रैप्टर की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने 1991 में कॉन्ट्रैक्ट दिया था और पहला प्रोटोटाइप हमें 1997 में देखने को मिला था और पहली उड़ान भी 1997 में हुई थी। यानी यहाँ पर लगभग 6 साल लगे थे।
F-35 लाइटनिंग II की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 2001 में दिया गया था, पहला प्रोटोटाइप 2006 में सामने आया था, यानी 5 साल यहाँ पर लगे थे और ये काम लॉकहीड मार्टिन जैसी अनुभवी कंपनी कर रही थी जो ऑलरेडी F-22 रैप्टर को बना चुकी थी। इसके अलावा तुर्की के कान प्रोग्राम की बात करें तो ये कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ और 2024 में इसकी पहली उड़ान भी हो गई, यानी इसको तकरीबन 8 साल का समय लगा। तो वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को देखें तो भारत चाहता है कि पहली उड़ान केवल 30 महीने में हो जाए, यानी 2.5 साल में, और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी मान रहे हैं। अब विशेषज्ञ चिंतित क्यों है? देखिए, सवाल उठता है कि अगर दुनिया के बड़े देशों को इतना समय लगा तो भारत इतनी जल्दी ये काम कैसे करेगा, और यहीं पर विशेषज्ञों की चिंताएं सामने आ रही हैं। पहली चुनौती है अनुभव। भारत की निजी कंपनियों के पास अब तक पूर्ण रूप से किसी फाइटर जेट की असेंबली लाइन का संचालन अनुभव नहीं है। हालांकि टाटा ने एयरबस के साथ C295 परियोजना में काम किया है, लेकिन लड़ाकू विमान बनाना ट्रांसपोर्ट विमान बनाने से कहीं ज्यादा जटिल होता है। दूसरी चुनौती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ विमान का निर्माण बेहद कठिन प्रक्रिया है। रडार तरंगों को अवशोषित करने वाले विशिष्ट मटेरियल, जटिल एयरफ्रेम डिजाइन, आंतरिक हथियार कक्ष या फिर लो ऑब्जर्वेबल संरचना, इन सभी के विकास में वर्षों का अनुभव लगता है। और तीसरी चुनौती है सेंसर फ्यूजन। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में कई सेंसर एक साथ काम करेंगे। रडार हो गया, इंफ्रारेड सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गया, डेटा लिंक हो गए, और इन सभी से आने वाले डेटा को एकीकृत करके पायलट को वास्तविक समय में जानकारी देना आसान काम नहीं है। और इंजन की चुनौती तो अपने आप में बनी हुई है। एमका के शुरुआती प्रोटोटाइप में या शुरुआती संस्करण में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगाया जाएगा, और इंजन लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे पूरे एयरफ्रेम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। वाइब्रेशन देखनी पड़ती है, कूलिंग देखनी पड़ती है, फ्यूल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल, एयर इनटेक डिजाइन, इन सभी को इंजन के साथ समन्वित करना पड़ता है और समन्वय बना के चलना पड़ता है। और यही प्रक्रिया अक्सर परियोजनाओं में डिले का कारण बनती है। तो क्या टाइमलाइन वास्तव में पूरी हो सकती है? देखिए, क्या ये भारत लक्ष्य हासिल कर सकता है? आप सबका भी यही प्रश्न होगा। उसका उत्तर पूरी तरीके से हाँ या नहीं में देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हैं जो भारत के पक्ष में जाते हैं। जैसे आज भारत के पास तेजस कार्यक्रम का अनुभव है, डिजिटल डिजाइन टूल्स है, हाई परफॉर्मेंस सिमुलेशन सिस्टम है, बेहतर सप्लाई चेन है और प्राइवेट उद्योगों की बड़ी भागीदारी है। और इन सभी कारणों से विकास प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी 30 महीने की समय सीमा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण मानी जाएगी, और आगे यही हो सकता है कि 2034 से 35 के आसपास एमका का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है, अगर ये परियोजना सफल रहती है तो। और बाद में आप सबको पता ही है कि हमारे प्लान्स काफ़ी बड़े हैं। तो क्या आपको लगता है भारत 30 महीने में ये काम पूरा कर पाएगा, जिसको पूरा करने में बड़ी-बड़ी कंपनियों को 5 से 8 वर्षों तक का समय लगा? आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।